नमस्ते विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर योगेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज अजमेर। आज का हमारा टॉपिक है केन्जियन थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। केन्स का ब्याज का सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। तो ब्याज के सिद्धांत में ब्याज के किस प्रकार निर्धारित किया जाता है, इसके विभिन्न सिद्धांत है। उसमें केन्स द्वारा जो प्रतिपादित सिद्धांत है उसका अध्ययन करेंगे। इसमें हम इसके उद्देश्य, प्रस्तावना, सिद्धांत का प्रतिपादन के अंतर्गत मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति के माध्यम से ब्याज की साम्य दर का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है, उसके अलावा अन्य तत्वों को भी इसमें पढ़ेंगे। संक्षेप में हम इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा कि ब्याज का जो सिद्धांत होता है वो ब्याज दर पूंजी के मूल्य के निर्धारण से संबंधित है। तो इसके निर्धारण के प्रमुख 4 प्रकार है। पहला जो प्रतिष्ठित, नव प्रतिष्ठित और केन्सियन और आधुनिक। मतलब जब जो थ्योरी होती है ब्याज के सिद्धांत की, उसमें विभिन्न 4 प्रकार हैं: प्रतिष्ठित, नव प्रतिष्ठित, केन्सियन और आधुनिक। तो प्रतिष्ठित और नव प्रतिष्ठित सिद्धांत जो है वो वास्तविक सिद्धांत कहलाते हैं, क्योंकि वे वास्तविक कारणों में प्रकाश में ब्याज दर का निर्धारण समझाते हैं। मतलब हमने क्लासिकल थ्योरी के अंतर्गत जो ब्याज निर्धारण का सिद्धांत पढ़ा है वो वास्तविक सिद्धांत कहलाता है, क्योंकि उसमें वास्तविक कारणों का अध्ययन किया जाता है। दूसरी ओर प्रोफेसर केन्स ने जो मौद्रिक सिद्धांत तत्वों को, मतलब कुछ जो मौद्रिक तत्व छूट गए थे वो इसमें शामिल किए गए। केन्स का ब्याज दर का सिद्धांत रोजगार ब्याज एवं मुद्रा के सामान्य सिद्धांत का एक भाग है, जो प्रोफेसर केन्स की पुस्तक थी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, उसी का एक भाग है। उसे ब्याज दर का सूक्ष्म नहीं बल्कि वृहत सिद्धांत कहा जाता है। तो ये जनरली किस किताब से लिया गया है और कहाँ से है, इसके बारे में चर्चा हुई है। अब इस सिद्धांत के प्रतिपादन में जो मुख्य मूलभूत मान्यताएं हैं उनके बारे में देखते हैं कि क्या मान्यताएं हैं। मुद्रा को जो है 2 मापों में, 2 रूपों में रखा जा सकता है। मतलब मुद्रा जो है उसको या तो नकद में रखोगे आप, ठीक है, अथवा बंद अथवा प्रतिभूतियों के रूप में, यानी बॉन्ड्स होते हैं, हमारी सिक्योरिटीज होती है, उनके रूप में रखोगे या नकद रूप में रखोगे। नकद से मतलब है तरल परिसंपत्ति के रूप में, जो आप अपनी जेबों में पैसा ले गए या अकाउंट्स में पैसा होता है वो सारा नकद में होता है, और सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स में उस रूप में रखते हैं। दूसरा होता है किसी निश्चित समय पर मुद्रा की पूर्ति स्थिर रहती है। तो ये इसकी मान्यता है, किसी एक लिमिटेड टाइम पर क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पर मुद्रा की जो पूर्ति है, मुद्रा की पूर्ति जो कि रिजर्व बैंक द्वारा जारी की जाती है, रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक अधिकारी द्वारा नियंत्रित की जाती है, वो स्थिर रहती है और उसे किसी देश के मौद्रिक अधिकारी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। मतलब मौद्रिक अधिकारी के माध्यम से उसे नियंत्रित करते हैं। मुद्रा की पूर्ति बढ़ानी है तो मौद्रिक अधिकारी ही उसको बढ़ाएगा या कम करेगा। कीन्स ने ब्याज को तरलता से अलग होने का पुरस्कार कहा है। यानी प्रोफेसर कीन्स का यदि मैं सिद्धांत का एक सार मानूं, एक लाइन मानूं, तो कीन्स ने क्या कहा, ब्याज को तरलता से अलग होने का पुरस्कार, यानी कि तरलता को त्यागने का पुरस्कार है। अन्य किताबों में इस प्रकार से आपको लिखने को मिलेगा कि जो ब्याज होता है केन्स के अनुसार वह तरलता को त्यागने का या उससे दूर रहने का पुरस्कार है। अतः नकद रूप में मुद्रा सर्वाधिक तरल परिसंपत्ति है। तो जो लिक्विड फॉर्म में, यानी कि जो कैश पैसा आपके पास रहता है, वो उसकी सबसे अधिक तरल परिसंपत्ति है। जब कोई किसी भी रूप में किसी निश्चित अवधि, मान लो 1 वर्ष थे, मुद्रा उधार देता है तो वो मुद्रा की तरलता से विलग हो जाता है। मतलब मुद्रा की तरलता से, आज मान लो मैंने किसी को उधार दिया तो मैं अपनी मुद्रा से दूर हो गया, तो बदले में मैं क्या चाहूंगा, जब मुझे कोई व्यक्ति अपनी मुद्रा लौटाएगा या मेरा पैसा लौटाएगा, उसके साथ में ब्याज रूप में देगा। तो वो ब्याज क्यों दे रहा है, क्योंकि मैंने अपनी मुद्रा से अलग हो गया, मैं अपनी तरलता को त्याग कर रहा हूँ, उसके बदले में मुझे पुरस्कार मिल रहा है। तो कीन्स के अनुसार ब्याज क्या है, एक मौद्रिक घटना है और ब्याज दर की दर अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति द्वारा निर्धारित होती है। मतलब जो ब्याज दर किससे निर्धारित होती है, मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति। प्रोफेसर केन्स के अनुसार
ब्याज दर का निर्धारण मुद्रा की मांग और पूर्ति के माध्यम से किया जाता है। तो हमें ये जानना आवश्यक है कि मुद्रा की मांग क्यों होती है और मुद्रा की पूर्ति कैसे होती है। तो हम अब जानते हैं मुद्रा की। देखिए, मुद्रा की मांग जो है, मुद्रा की मांग का अर्थ है नकद कोष रखने की मांग। यानी आज मुझे अपनी आवश्यकताओं के लिए पैसा चाहिए तो नकद कोष रखने की मांग है, मतलब पैसा को अपनी जेब में रखने की मांग है। केन्स के अनुसार मुद्रा सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं बल्कि धन और परिसंपत्ति के रूप में रखने के लिए भी प्रयुक्त की जाती है। कोई किसी भी समय इन परिसंपत्ति को मुद्रा में और मुद्रा को परिसंपत्ति में बदल सकता है। तो कीन्स के अनुसार जो मुद्रा की मांग है वो 3 कारणों से की जाती है। पहला सौदा उद्देश्य, दूसरा सतर्कता एवं दूरदर्शिता उद्देश्य और तीसरा है सट्टा उद्देश्य। तो तीनों उद्देश्यों को हम बारी बारी एक सामान्य रूप से समझ लेते हैं। सौदा उद्देश्य, पहला है हमारा सौदा उद्देश्य। सौदा उद्देश्य का अर्थ ये हो गया ट्रांजैक्शन मोटिव, मतलब हम जो रोजमर्रा के हमारे जीवन के दैनिक क्रियाकलाप होते हैं उनको पूर्ति के लिए हम रखते हैं। जैसे हमें गेहूं, चावल, जो भी हमें सामान चाहिए, ठीक है, तो इस प्रकार की चीजें जो भोजन पर व्यय होती है, या हमें कहीं आने जाने के लिए किराया चाहिए, बच्चों की शिक्षा पर है, मनोरंजन पर है, तो ये सारे हमारे सौदा उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। तो हम इसके कारण से सौदा उद्देश्य के आधार पर हम इन पैसे की मांग, हम वस्तुओं की मांग करते हैं। तो इस प्रकार से ये किस चीज पर डिपेंड होती है? ये 2 चीजों पर डिपेंड होती है। तो आय के स्तर पर, दूसरा आय की प्राप्ति पर और व्यय की अवधि पर। मतलब हमारी जितनी ज्यादा आय होगी उतनी ही हम सौदा मांग अधिक करेंगे, हम उतना ही खर्चा अधिक करेंगे, उतने अच्छे कपड़े पहनने की प्रयास करेंगे, उतना अच्छा खाने पीने के लिए व्यवस्था करेंगे। और हमारी यदि आय कम होगी तो हम कम खर्च करेंगे, तो हमारी जो सौदा मांग होगी वो कम होगी, ठीक है। और व्यय की अवधि, यानी कितने समय में हम उसको व्यय कर रहे हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आय का स्तर जितना ऊंचा होगा, व्यक्ति की लेन देन मुद्रा रखने की इच्छा उतनी अधिक होगी। तो इस प्रकार से इसको डिनोट करते हैं हम, जैसे एलटी मुद्रा का सौदा उद्देश्य मांग हो गया, फंक्शन ऑफ इनकम, यानी किस पर डिपेंड करती है? आय के स्तर पर। तो आय के स्तर पर डिपेंड करती है हमारी मुद्रा की सौदा मांग जो होती है। दूसरी जो हमारी मांग होती है सतर्कता मांग अथवा दूरदर्शिता मांग। तो ये दूरदर्शिता से तात्पर्य और सतर्कता से तात्पर्य यह है कि हम भविष्य में होने वाली घटनाओं के प्रति आशंकित रहते हैं। हम सतर्क रहना, हम यदि कोई पैसा अपने इंश्योरेंस फंड में डालते हैं तो हम सतर्क होने के लिए, हम चाहे टर्म इंश्योरेंस ले रहे हैं, चाहे मेडिकल इंश्योरेंस ले रहे हैं, तो और भविष्य में हमें ऐसा कुछ कोई ऐसी संभावना ना हो जाए हमारे साथ जीवन में, उसके लिए में हम कुछ पैसा अपने पास तरल रूप में रखने का प्रयास करते हैं। तो दुर्घटना की कोई संभावना, बीमारी, जैसे कि अभी कोरोना चल रहा है तो हर व्यक्ति सोच रहा है हम अपने पास कुछ पैसा रखें ताकि अचानक से यदि कोई तबीयत खराब हो जाए या बीमार हो जाए तो उसका इलाज करा सके। यदि भविष्य में कुछ लोग अभी जैसे कि प्राइवेट सेक्टर्स में बेरोजगारी का दौर चल रहा है तो हमें लगता है कि बेरोजगार हो जाएंगे, तो वो व्यक्ति अपना उपभोग कम कर देता है, वो भविष्य की घटना, अप्रत्याशित घटनाओं के लिए वो पैसे को बचा के रखता है। तो इस प्रकार से ये 2 बातें, जो ये नकद राशि का आकार है वो निम्न 2 बातों पर निर्भर करता है। लोगों का भविष्य के संबंध में दृष्टिकोण, मनोवैज्ञानिक स्वरूप, यानी भविष्य के संबंध में वो कैसा विचार रखता है। यदि भविष्य में डरा हुआ है व्यक्ति तो वो विचार रखेगा कि मैं ज्यादा पैसा तरल रूप में अपने पास रखूं, ठीक है। दूसरा होता है लोगों द्वारा आकस्मिकताओं के विरुद्ध बरती जाने वाली संरक्षण की मात्रा। तो इस प्रकार से व्यक्ति अपने पास पैसे को रखने का प्रयास करता है। ये कहलाता है सतर्कता और दूरदर्शिता। तो जो हमारा सतर्कता मांग होती है, ठीक है, वो भी हमारी इनकम पे डिपेंड करती है। जितनी ज्यादा आय होगी उतना ज्यादा हम सतर्कता उद्देश्य के लिए पैसों की मांग ज्यादा रखेंगे, कोष अच्छा रखेंगे। तो हमने देखा कि यदि मैं इस एलटी और एलटी हमारा जो पहला था सौदा उद्देश्य, ट्रांजैक्शन मोटिव, और दूसरा होता है प्रिकॉशनरी मोटिव, इसलिए एलपी से बताया हमने सतर्कता उद्देश्य। तो एलटी और एलपी दोनों निर्भर तो किस पे? इनकम पे डिपेंड है। तो इसलिए इसको L1 के माध्यम से डिनोट कर दिया और ये फंक्शन हो गया इनकम का। तो तीसरा जो हमारा उद्देश्य होता है वो होता है सट्टा उद्देश्य। सट्टा उद्देश्य में होता है कि 2 उद्देश्यों के अतिरिक्त लोग मुद्रा को एक परिसंपत्ति के रूप में रखना चाहते हैं
वह सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स यानी बंधों और प्रतिभूतियों के मूल्य में होने वाली वृद्धि और कमी से लाभ उठाना चाहता है। मतलब यदि कोई व्यक्ति शेयर बाजार में निवेश करना चाहता है, म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहता है, हाँ, तो सट्टा इसको सट्टे से मतलब स्पेकुलेटिव चीजों में यदि पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसके लिए भी व्यक्ति मांग करता है। कीन्स के अनुसार सट्टा उद्देश्य का अर्थ भविष्य के बारे में बाजार से बेहतर जानने का लाभ, यानी भविष्य में बाजार क्या करेगा और उससे हम क्या लाभ उठा सकते हैं, भविष्य में ब्याज दर में होने वाले परिवर्तन के बारे में सट्टा लगाना होता है। तो इस प्रकार से सट्टे की मांग की जाती है। तो सट्टे की मांग इस प्रकार से होती है, L2 से हम डिनोट कर देते हैं। और सट्टे की मांग जो होती है वो ब्याज दर पर निर्भर करती है। यदि ब्याज दर ज्यादा है तो लोग सट्टे के लिए पैसा मांग, यदि ब्याज दर ये बैंकों में लोगों को अच्छी मिलेगी तो लोग शेयर बाजार में निवेश या सट्टे के लिए क्यों करेंगे? भाई वहां वो इसलिए लगाते हैं कि भाई बैंक में ब्याज दर कम मिल रही है, परंतु यदि ब्याज दर वैसे ही अच्छी मिल रही है तो लोग सट्टे के लिए मांग कम करेंगे। तो ब्याज दर के फलन से निर्भर करती है। तो L2 जो है मुद्रा की सट्टा मांग ब्याज दर का निर्धारण, L2 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट। तो इस प्रकार से ये इंटरेस्ट रेट होती है। तो आप यहां देखिए कि मुद्रा की कुल मांग जो हो गई हमारी L1 प्लस L2 हो गई, यानी L से हमने क्या डिनोट किया, मुद्रा की कुल मांग को, और L1 L2 से हम क्या डिनोट कर रहे हैं कि L1 के अंदर आया था हमारा ट्रांजैक्शन और प्रिकॉशनरी मोटिव, और L2 हमारा हो जाता है स्पेकुलेटिव मोटिव। यानी इन तीनों के जोड़ को हमने L1 L2 के अंदर मान दिया। ये LT प्लस LP सौदा सतर्कता मांग हो गया, पहले दो मांग जो हुई है, और दूसरी मांग जो हमारी सट्टा मांग जो कि ब्याज दर पर निर्भर करती है वो हमारी L2 डिनोट कर रही है। इस प्रकार जो L हो गया वो हमारा कुल मुद्रा की मांग हो गया। नेक्स्ट है मुद्रा की पूर्ति। मुद्रा की पूर्ति